हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 4 है और आज हम इस क्लास में हमारे प्रस्तर युग, जिसे आदिम मानव युग भी कहा जाता है और जिसे पाषाण युग, स्टोन एज भी कहा जाता है, उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से कैसे मानव का विकास हुआ था और कहां से मानवों के अवशेष प्राप्त किए गए थे। तो मानव की जो उत्पत्ति हुई थी, मानव की उत्पत्ति व विकास 1 लाख ईसा पूर्व 1 लाख ईसा पूर्व से भी पहले हुआ था, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स मतलब नर वानर। वानर के रूप में नर मतलब मनुष्य एक वानर के रूप में रहता था, उन्हें हम प्राइमेट्स कहते थे। और प्राइमेट्स हम जैसे बंदर, लंगूर, वन मानुष, वह मनुष्य जो वनों में रहते थे, उन्हें हम प्राइमेट्स भी कहते थे, या इस तरह के स्तनधारी जीवों को प्राइमेट्स कहा जाता था। प्राइमेट्स सबसे पहले आपके पेड़ों पर रहा करते थे, परंतु धीरे धीरे ये पेड़ों से उतरकर जमीन धरती पर आ गए थे। ये शुरुआत में अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों से चला करते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे प्राइमेट्स हाथों का सहारा ना लेकर सिर्फ पैरों से खड़े होकर चलना आरंभ कर दिया था इन्होंने। तो हमारे कुछ जो आदि मानव थे या वन मानुष थे, उनके बारे में देखते हैं कि कहां पे कौन से वन मानुष पाए गए थे। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका ये कहा जाता है कि ये 50 लाख से 30 लाख वर्ष पहले पाया जाता था। इसके सबसे पहले जो अवशेष पाए गए थे वो पाए गए थे आपके अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को मानव जाति का पालक भी कहा जाता है। मानव जाति का पालक दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानर के अवशेष पाए गए थे। इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी के अवशेष पाए गए थे और ये ही सीधा खड़ा होकर चलना आरंभ कर दिया था। उसके बाद आता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जीवाश्म मिले थे वो आपके 1924 में रेमंड डॉट ने खोजे थे आपके इसके अवशेष। फिर 1974 में इथोपिया से लूसी मादा कंकाल के अवशेष खोजे गए थे। उसके बाद आता है कि भारत में इसके अवशेष हमारे जो हिमालय की निम्न स्तर है, जिसे हम शिवालिक पर्वत भी कहते हैं, शिवालिक पर्वत में आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष मिले थे, जिन्हें रामापिथेकस भी कहा जाता है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में इसके अवशेष मिले थे, जिन्हें रामापिथेकस भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका जिनजान थ्रोपस आपके नरवानर के अवशेष मिले थे आपके पूर्वी अफ्रीका से। अब ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका से आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष मिले थे और पूर्वी अफ्रीका से आपके जिनजान थ्रोपस के अवशेष मिले थे। अगर ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मानव के अवशेष कहां पे मिले थे, तो वो होता है आपका अफ्रीका। उसके बाद आता है आपका होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस ये कहा जाता है कि ये जो आपका मानव था ये रहा था आपका 30 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व पहले। उसके बाद इसके जो अवशेष पाए गए थे वो आपके 1891 में एशिया में 1891 में जावा से होमोनिड का जीवाश्म मिला था। 1891 में एशिया में जावा से होमोनिड
के जीवाश्म प्राप्त हुए थे और इसी वजह से इसको जावा मानव भी कहा जाता है और इसको पिकिंग मानव भी कहा जाता है। पिकिंग मानव के अवशेष मिले थे आपके चीन में और इसको सिनेंथ्रोपस भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस को जावा मानव भी कहा जाता है। पिकिंग मानव जो चीन में अवशेष मिले थे और सिनेंथ्रोपस भी कहा जाता है। भारत में इसके अवशेष, भारत में होमो इरेक्टस के जो अवशेष मिले थे वो आपके अथनौरा नर्मदा नदी के पास होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में मिले थे। आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के शिवालिक में मिले थे और होमो इरेक्टस के आपके होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश राज्य में मिले थे। फिर आता है होमो सैपियन, इस पे ध्यान देना, ये आपका न है एन, होमो सैपियन। और होमो सैपियन कहा जाता है कि ये आपके 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व में रहते थे। उसके बाद इसके जो अवशेष मिले थे वो 1866 में जर्मनी के निएंडरथल घाटी में इसके अवशेष मिले थे। होमो सैपियन के अवशेष 1866 में जर्मनी के निएंडरथल घाटी में इसके अवशेष मिले थे और इसने शरीर को ढकना, मतलब शरीर पर वस्त्र या शरीर पर कपड़े या पत्ते लगाने शुरू कर दिए थे, मतलब शरीर को ढकना शुरू कर दिया था आपके होमो सैपियन ने। और जो मृतक हो जाते थे, जो मर जाते थे, उनका अंतिम संस्कार आपका इन्होंने उसको अंतिम संस्कार देना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो होमो सैपियन है, होमो सैपियन को हिंडरबर्ग मानव भी कहा जाता है। 1912 में इंग्लैंड में ऊषा मानव खोजे गए थे। उसके बाद आता है आपका होमो सैपियंस, इधर है आपका होमो सैपियन एन, होमो सैपियन, और इधर है आपका होमो सैपियंस एस, सैपियंस। ये होमो सैपियन आपका 1 लाख से लेके 40,000 ईसा पूर्व, और ये आपका 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 12,000 ईसा पूर्व भी कहा जाता है। होमो सैपियंस जो हैं ये आपके आधुनिक मानव हैं, मतलब ये आपके इनमें सबसे विकसित मानव माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक मानव भी कहा जाता है, इन्हें क्रोमेडन भी कहा जाता है और पिर्जा मानव भी कहा जाता है। पूर्व विकसित मानव भी इन्हें ही कहते हैं। होमो सैपियंस को आपके आधुनिक मानव, क्रोमेडन, पिर्जा मानव और पूर्ण विकसित मानव भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि पूर्ण विकसित मानव किसे कहा जाता है तो वो है आपका होमो सैपियंस को। उसके बाद 1868 में लुइस लार्तेक ने फ्रांस के इजी द तयाक में और क्रोमेडन से इसके अवशेष प्राप्त किए थे। मतलब 1868 में लुइस लार्तेक ने फ्रांस के इजी द तयाक और क्रोमेडन से होमो सैपियंस के अवशेष प्राप्त करे थे। उसके बाद आता है कि इस मानव से जो होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस से आपके काकेसी, मंगोलाइड और नीग्राइड, काकेसी, मंगोलाइड और नीगाइड ये प्रजातियों का जन्म हुआ था। होमो सैपियंस से आपकी काकेसी, मंगोलाइड, नीगाइड प्रजाति का जन्म हुआ था। उसके बाद आता है कि इनमें से जो औजार बनाने लगे थे, औजार बनाने वाले आपके होमो हेबिलस कहा जाता है, और सीधा खड़ा होकर जो चलने लगे थे वो थे आपके होमो
इरेक्टस। आधुनिक चिंताशील मानव मतलब वह विकसित मानव जो चिंता करने लगे थे, सोचने लगे थे, वो थे आपके होमो सैपियंस, जो आपके पूर्ण विकसित मानव भी कहे जाते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, जो हैं आपके प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं और इस काल के प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, और ताम्र युग, जिसे हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं और इसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आपका लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं इसमें, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उनको पढ़ना असंभव है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं जैसे आपकी हड़प्पा सभ्यता, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता मिली थी वो आपकी प्रो हिस्टोरिक पीरियड की उदाहरण है, जिसमें आपके लिखित साक्ष्य तो मिले थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को हम हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं और हिस्टोरिक पीरियड के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जैसे आपके जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के जैसे आगे जैसे हमारे वेद और उपवेद जितने भी थे वो सब आपके पढ़े जा सकते थे। फिर आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, जो हमारा स्टोन एज है। अब स्टोन एज को आपका 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो हैं आपके जैसे स्टोन एज। स्टोन एज में जो मनुष्य था, मनुष्य अपने सारे कार्य पत्थर से ही करता था, मतलब पत्थर का ही घर बनाता था, पत्थर से ही शिकार करता था और पत्थर से ही उस शिकार को काटता था। पाषाण काल स्टोन एज शिकार के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता था, शिकार को काटना पत्थर के द्वारा और घर में पत्थर यूज करता था। आपके पाषाण काल को 3 भागों में आपका बांट दिया गया है, जो है आपके पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। अब जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को भी आपके 3 भागों में बांट दिया जाता है, जो हैं आपके निम्न पूरा पाषाण काल या आरंभिक पूरा पाषाण काल। निम्न या आरंभिक पूरा पाषाण काल जो आपका 5 लाख से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व में बताया जाता है। फिर आता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल आपका 50,000 से 40,000 के बीच में बताया जाता है। फिर आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल आपका 40,000 से 12,000 ईसा पूर्व में बताया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो निम्न या आरंभिक पूरा पाषाण काल है। इस काल में निम्न पूरा पाषाण काल में आपके जो औजार थे वो आपके पत्थर से बनाए जाते थे और उन औजारों को कहते थे हम क्वार्टजाइट, सल्क, स्पैर्स और क्लीवर्स। निम्न आरंभिक पाषाण का पूरा पाषाण काल में आपके पत्थर के औजार होते थे, जो थे आपके क्वार्टजाइट, सल्क, स्पैपर्स
और क्लीवर्स। उसके बाद निम्न पुरापाषाण के जो लोग थे वो आपके आखेटक, उन्हें आखेटक कहा जाता था, मतलब वो आप अपने शिकारी होते थे। और सबसे लंबा समय जो बिताया था वो मनुष्य ने, वो आपका पुरापाषाण काल में ही बिताया था। उसके बाद जो इसके अवशेष मिले थे वो आपके सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। उसके बाद हाथ की कुल्हाड़ी जिसे हम हैंड एक्स भी कहते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज आपकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी 1863 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हाथ की कुल्हाड़ी की खोज करी थी। कहां पर? आपके मद्रास में, और मद्रास में भी आपके पल्लवरम जगह पर। उसके बाद आता है कि आपके पुरापाषाण काल ने आग की खोज कर ली थी, और आग की खोज के जो प्रमाण मिले थे वो आपकी चीन की एक चाउ जू क्रोजियन चाउ जू क्रोजियन एक गुफा थी। उस गुफा में आग के अवशेष मिले थे, परंतु ये कहा जाता है कि उन्हें आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। आग की खोज तो करी थी, परंतु वो आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हमारे अभी जैसे पुरापाषाण काल में हमारे शिथल की, पुरापाषाण काल में या पुरापाषाण के शिथल आपके कहां कहां पर मिले थे, और इसी में ही आपकी मानव की, सबसे पहले मानव की खोपड़ी मिली थी। इसके आपके उपनाम कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से औजार मिले थे मध्य पुरापाषाण में या उच्च पुरापाषाण में, और आधुनिक मानव का कैसे और विकास हुआ था। इसमें चित्रकला के अवशेष कहां पे मिले थे, पशुओं के अवशेष कहां पे मिले थे। तो ये सब हम अपने जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसको हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे इतिहास की क्लास 5 है, और आज हम इस क्लास में पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने अपनी 4th क्लास में पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि कैसे पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जो है आपके निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, मध्यपाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो हमारा जो निम्न पुरापाषाण काल था तो उसको हम आगे करते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में जो औजारों के प्रयोग करता थे, जो उन औजारों का प्रयोग करते थे, उनको हम होमो इरेक्टस भी कहते हैं। मतलब निम्न पुरापाषाण काल में औजारों का प्रयोग करने वालों को होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। और ये जो औजार थे, ये औजार बनते थे आपके क्वार्टजाइट पत्थर से, और इन औजारों में से थे आपके क्लीवर्स। उसके बाद आता है कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं से औजार प्राप्त हुए थे, और ये औजार लगभग 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। उसके बाद आता है कि मानव की खोपड़ी सर्वप्रथम कहां पे प्राप्त हुई थी, कहां पे मिली थी। तो मानव की खोपड़ी सबसे पहले मध्य प्रदेश के हथनौर जिले के पास नर्मदा घाटी के तट पर मिली थी। नर्मदा घाटी के तट पर मध्य प्रदेश के हथनौर जिले के पास मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले थे। फिर आता है कि जो ये निम्न पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो हैं आपके निम्न पुरापाषाण काल को शल्क संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल को सोहन घाटी के नाम से भी जाना जाता है।
निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी पाकिस्तान में है। निम्न पुरापाषाण काल को बेलन घाटी व बेलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बेलन घाटी आपकी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है और बेलन घाटी से ही आपके पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। और निम्न पुरापाषाण काल को ही चापर चापिंग संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका मध्य पुरापाषाण काल, और मध्य पुरापाषाण काल के जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो है आपका 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट के पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, परंतु मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट के पत्थरों के स्थान पर आपके जैस्पर, चर्ट, फिलिट पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। मतलब निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट के पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, परंतु मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट के पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फिलिट पत्थरों प्रयोग होने लगे थे। उसके बाद आता है कि फलक, एक फलक उपकरण था और ये फलक उपकरण का मेन कार्य था पत्थरों को काटना। फलक उपकरण से पत्थर काटे जाते थे और उन्हें एक अलग प्रकार के औजारों में तैयार किया जाता था। फलक उपकरण की ज्यादा प्रधानता के कारण ही निम्न पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद औजार कि मध्य पुरापाषाण काल में औजार कौन कौन से थे, उन औजारों के नाम हैं आपके फलक औजार, बैगनी औजार, छेदनी औजार और खुरचनी औजार। पुरापाषाण काल में कुत्ते जानवर थे और श्रृंगार साधने का प्रयोग होता था। उसके बाद आता है कि मध्य पुरापाषाण काल में कुछ स्थल थे जहां से आपके मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष या जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो है आपकी सोन घाटी। सोन घाटी से आपके मध्य पुरापाषाण काल के जानकारी प्राप्त होती है। फिर है आपकी बेलन घाटी, फिर है आपकी नर्मदा घाटी और फिर है आपकी तुंगभद्रा घाटी। उसके बाद आता है कि पुरापाषाण काल में महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरखी स्थान में हस्तकुलाढ़ी औजार मिला था, खुरचनी औजार मिला था, बेधक औजार पाए गए थे। दोबारा देखिए, पुरापाषाण काल में महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरखी में कुछ औजार पाए गए थे। वो औजार हैं आपके हस्तकुलाढ़ी, खुरचनी और बेधक। उसके बाद आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो है आपका 40,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। उसके बाद इसके जो औजार थे उच्च पुरापाषाण काल के, इस काल के जो औजार थे वो थे आपके ब्लेड की तरह पतले और धारयुक्त होते थे। जैसे ब्लेड होता है पतला और धार वाला, वैसे ही इस काल के औजार होते थे। और इस काल में दो विशेषताएं हुई थी, जो थी आपकी चकमक उद्योग की स्थापना। चकमक उद्योग की स्थापना आपकी उच्च पुरापाषाण काल में हुई थी। फिर दूसरा आता है आपका आधुनिक मानव। जब मैंने आपको मानवों की उत्पत्ति के बारे में बताया था तो हमारे जो आधुनिक मानव थे वो थे आपके होमो सैपियंस का उदय। तो होमो सैपियंस का उदय आपका उच्च पुरापाषाण काल में ही माना जाता है। फिर आता है कि उच्च पुरापाषाण काल को शल्क फलक संस्कृति भी कहते हैं। और उच्च पुरापाषाण काल की जो जानकारी मिलती है वो आपके कुछ स्थलों से मिलती है, जो हैं आपके बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन स्थानों से या इन स्थलों से आपके उच्च पुरापाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड। हमने अपना पहला पार्ट पढ़ लिया है, जो पहला जो भाग है जो है हमारा पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल के आपके तीन भाग थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट जो है आपका मध्य पुरापाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, और इसका काल बताया जाता है आपका 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और इसकी मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें विंध्याचल क्षेत्र, जो आपके विंध्याचल क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र से लघु पाषाण उपकार खोजे गए थे। मतलब विंध्याचल क्षेत्र से लघु पाषाण उपकार मतलब छोटे छोटे जो हथियार थे, जो औजार थे वो मिले थे आपके, और उनके मिलने से ही मध्य पाषाण काल की खोज हुई थी। और ये खोज आपकी 1867 में C.L. कार्लइल ने करी थी। उसके बाद आता है कि किस प्रकार से मध्य पाषाण काल में जीवन व्यापक होता था, या मध्य पाषाण के जो लोग थे वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे। तो वो अपना जीवन शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। उसके बाद आता है कि जो मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड है, इसमें आपके किस प्रकार के औजार होते थे। इसमें आपके सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार होते थे, मतलब छोटे छोटे औजार होते थे, और उन छोटे छोटे औजारों को बोला जाता था आपका माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ आपके ये पूछा जाएगा कि माइक्रोलिथ औजार आपके कौन से युग से या कौन से काल से संबंधित हैं, तो वो है आपके मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित हैं। फिर आता है कि ये जो औजार थे ये प्रमुख हैं आपके, कौन कौन से औजार थे, तो आपके क्रोड, ब्लेड, पॉइंट, त्रिकोण, ये आपके कुछ प्रमुख औजार थे। उसके बाद आता है कि मध्य पाषाण काल की जानकारी आपको किन किन राज्यों में और उन राज्यों में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से आप मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले है हमारा मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश में आपके कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे है आपका आदमगढ़, और आदमगढ़ से आग का प्रयोग आपके अवशेष पाए गए थे, और पशुपालन की शुरुआत भी आपकी आदमगढ़ से होती है। फिर आता है भीमबेटका। भीमबेटका से आपके औजार पाए गए थे, और चित्रकला के अवशेष भी आपके भीमबेटका से पाए गए थे। फिर आता है आपका बघोर। बघोर से आपके मकान बनाने के साक्ष्य पाए गए थे। दोबारा देखिए, मध्य प्रदेश में आपके आदमगढ़ से आग के प्रयोग के साक्ष्य पाए गए थे, और पशुपालन की शुरुआत भी आपकी आदमगढ़ से बताई जाती है। फिर आते हैं आपके भीमबेटका, और भीमबेटका से आपके औजार प्राप्त हुए थे, और चित्रकला के अवशेष भी आपके भीमबेटका से पाए जाते हैं। फिर आती है आपकी बघोर। बघोर से आपके घर बनाने के साक्ष्य पाए गए थे। फिर आता है आपका राजस्थान, और राजस्थान में आपका बागोर स्थल है। बागोर स्थल आपका भीलवाड़ा जिले में आपका बागोर स्थल है, और इधर ही आपके पशुपालन के अवशेष पाए गए थे, और मकान बनाने के साक्ष्य भी आपके बागोर से ही मिलते हैं। और ये बागोर जो है, बागोर आपका कोठारी नदी के तट पर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, और इसकी खोज करी थी आपकी B.N. मिश्र ने
1968 में। दोबारा देखिए, जो आपका बाघोर है, बाघोर आपका राजस्थान पे भीलवाड़ा जिले में पड़ता है और बाघोर से ही आपके पशुपालन और मकान बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और बाघोर स्थल आपका कोठारी नदी के तट पर मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी जो खोज हुई थी वो आपकी 1968 में B.N. मिश्र ने करी थी। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपका पहला स्थल है महादहा और अहदहा। महादहा और अहदहा, ये आपके इन स्थलों पर आपके हड्डी व सींग के अवशेष मिले थे, हड्डी व सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे। फिर आता है आपका सराय नाहर राय। सराय नाहर राय में आपके मानव कंकाल के अवशेष मिले थे सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले आपके मानव कंकाल के जो अवशेष मिले थे वो मिले थे आपके सराय नाहर राय में। और ये मानव कंकाल के जो अवशेष मिले थे, इनके जो सिर था, उस कंकाल का जो सिर था वो था आपका पश्चिम दिशा में और उसके जो पैर थे वो थे आपके पूर्व दिशा में। फिर आता है आपका बिहार और बिहार से आपका स्थल मिला था पायसरा। फिर आता है बगही खोर। बगही खोर से आपके कुछ उपकरण पाए गए थे और हस्त निर्मित मृत भांड भी पाया गया था और पालतू जानवर के साक्ष्य पाए गए थे। और पालतू जानवर आपका सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया गया था? आपके कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था मध्य पाषाण काल में ही। उसके बाद आता है कि आपके तमिलनाडु में कुछ बालू के टीले थे। तमिलनाडु में कुछ बालू के टीले थे जिन्हें इस काल में टेरी के नाम से जाना जाता था। फिर आता है आपका चेपानी मांडो, चौपानी, चौपानी मांडो और चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। मिट्टी के बर्तन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य विश्व में कहाँ पे मिले थे? आपके चौपानी मांडो में। फिर आता है कि इसी युग में, इसी काल में, मध्य पाषाण काल में आपके आग का प्रयोग करने लगे थे। फिर आता है गुजरात। गुजरात में लंगनाज से, लंगनाज से एक रेत के टीले से, लंगनाज में एक रेत का टीला था और उस रेत के टीले से 14 कंकाल मिले थे और इसकी जो खोज करी थी, इस लंगनाज से इसकी जो खोज करी थी वो करी थी आपकी HD साकलिया ने। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 6 है और आज हम इस क्लास में हमारा जो नवपाषाण काल है, जिसे हम नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पुरा पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, उसके बारे में देखा था कि कैसे पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल, जिसे हम मीसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम अपने नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो नवपाषाण काल के बारे में बताया था वो था आपका 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से नवपाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे और ये उपकरण आपके डॉक्टर प्राइमरोज ने खोजे थे। मतलब 1842 में नवपाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे सबसे पहले कर्नाटक से और ये उपकरण खोजे गए थे आपके डॉक्टर प्राइमरोज ने। उसके बाद आता है 1860 और 1860 में यूपी की टोंस नदी की घाटी, यूपी की टोंस नदी की घाटी से प्रस्तर उपकरण खोजे गए थे
और ये उपकरण आपके ला मसूरियों ने खोजे थे। उसके बाद आता है कि नवपाषाण काल में आपका कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए और कृषि का आविष्कार आपका नवपाषाण में हुआ था। फिर आता है औजार। तो नवपाषाण काल में जो औजार थे वो आपके पॉलिशदार औजार और हड्डियों से बने हुए औजार होते थे। उसके बाद आता है कि नवपाषाण काल के जो लोग थे उनका मेन कार्य क्या होता था, तो उनका मेन कार्य कृषि और पशुपालन होता था। पशुपालन की शुरुआत आपकी मध्य पाषाण काल में हो गई थी और कृषि की शुरुआत आपकी नवपाषाण काल में हुई थी। परंतु नवपाषाण काल में जो लोगों का कार्य होता था, जो लोग करते थे वो आपका कृषि करते थे और पशु पालते थे। उसके बाद आता है कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग किसी भी धातु मतलब तांबे का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था और ये पता लगा था हमें सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ था आपका अतिरम पक्कम में, और अतिरम पक्कम है आपका मद्रास में ही तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। फिर आते हैं सर्वप्रथम जो मिट्टी के बर्तन थे, सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का जो साक्ष्य मिले थे वो थे आपके मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में मिले थे। फिर उसके बाद आता है 1872 में दक्षिण भारत में जो सबसे पहले नवपाषाण काल के उपकरण मिले थे वो उपकरण मिले थे आपके विलियम फ्रेजर को। विलियम फ्रेजर को सबसे पहले दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के उपकरण मिले थे 1872 में। फिर आता है आपका नियोलिथिक शब्द। जो ये नियोलिथिक शब्द है, नियो का मतलब होता है न्यू का मतलब होता है आपका न्यू, या जिसे हम बोलते हैं नवीन मतलब नया, न्यू मतलब। और नियोलिथिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ये किया था आपका जॉन लुबाक ने, और जॉन लुबाक ने इसे अपनी जो इनकी बुक थी प्रो हिस्टोरिक टाइम, अपनी बुक प्रो हिस्टोरिक टाइम में किया था, 1865 में किया था। दोबारा देखिए, जो आपका नियोलिथिक शब्द है, न्यो का मतलब होता है नवीन नया, नए तरीके से नियोलिथिक में जो लोग मतलब रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, उन्होंने कृषि शुरू कर दी थी, पहिए का आविष्कार कर दिया था, पशुपालन करने लगे थे। तो न्यो का मतलब होता है नवीन तरीके से। और नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका जॉन लुबाक ने किया था 1865 और अपनी बुक प्रो हिस्टोरिक टाइम में किया था। उसके बाद आता है औजार। जैसा हमने देखा कि पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक में जो औजार होते थे वो क्वार्टजाइट के बने होते थे। और फिर आता है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल जो मीसोलिथिक पीरियड था, मीसोलिथिक पीरियड में औजार आपके जैस्पर पत्थर से बने होते थे। परंतु जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल में जो औजार आपके बने होते थे वो होते थे आपके ट्रैप पत्थर के, और ये ट्रैप पत्थर आपका हरे रंग का होता था। उसके बाद आते हैं कि जो औजार थे जैसे आपकी कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, ओखली, मूसल, स्क्रैपर। जो स्क्रैपर औजार था वो स्क्रैपर होता था जब शिकार करके लाते थे तो उस शिकार की, उस जानवर की जो खाल होती थी उस खाल को हटाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता था उसे बोलते हैं स्क्रैपर। उसके बाद आता है आपका पाइंडर, और पाइंडर आपका एक भाले की तरह होता था, आगे से आपका मतलब पहना होता था भाले जैसा पाइंडर। फिर आता है रिंग सेल्ट और क्रेन चौजिल, ये आपके नवपाषाण काल के औजार थे। उसके बाद आता है आपका स्थल, कि नवपाषाण काल में आपके कौन कौन से स्थल थे या कहां कहां पर नवपाषाण की जानकारी मिलती है। सबसे पहले आता है आपका बुर्ज होम, और बुर्ज होम था आपका
कश्मीर में। कश्मीर में एक स्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम का मतलब होता है आपका बुर्ज वृक्ष का स्थान। और बुर्ज होम की जो खोज करी थी वो करी थी आपकी डेटेरा व पीटरसन। डेटेरा और पीटरसन ने 1933 में। और बुर्ज होम में जब लोग दफनाए जाते थे तो लोगों के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। लोगों के साथ, मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य आपके बुर्ज होम से मिले हैं, जिसकी खोज 1935 में करी गई थी। उसके बाद आता है आपका गुफ कराल। और गुफ कराल भी आपका कश्मीर में यह स्थल है। और इसका गुफ कराल का अर्थ है आपका कुलाल। और कुलाल का अर्थ होता है आपका कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा। गुफ कराल कश्मीर में स्थल है और इसका अर्थ है कुलाल। और कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और गुफ कराल जो आपका श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर है। और गुफ कराल में मृतभांड, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद आता है आपका मेहरगढ़। और मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान व पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है कि इधर ही आपका स्थायी निवास के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब लोग नवपाषाण काल में स्थायी मतलब एक जगह पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक जगह पर रह के अपना कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। तो कृषि के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले मेहरगढ़ में मिले हैं। और स्थायी निवास के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले वो भी आपके मेहरगढ़ में ही मिले हैं। फिर आते हैं कपास। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपके मेहरगढ़ में ही मिले हैं। मतलब कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, स्थायी निवास के साक्ष्य और कपास के साक्ष्य भी आपके मेहरगढ़ से मिले हैं, जो आपका बलूचिस्तान व पाकिस्तान में आता है। इसी में ही मेहरगढ़ में ही गेहूं की 3 किस्मों का प्रमाण मिला था। गेहूं की 3 किस्में व जौ की 2 किस्मों के प्रमाण मिले थे। फिर आता है आपका चौथा स्थल जो है आपका कोल्ही हवा। और ये कोल्ही हवा आपकी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास बेलन नदी के तट पर 6500 ईसा पूर्व के धान के प्रमाण आपके कोल्हा हवा में मिले हैं। और विश्व में, भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे प्रथम, सर्वप्रथम जो धान के अवशेष मिले हैं वो आपके कोल्ही हवा में मिले हैं। कोल्ही हवा आपका यूपी में है, इलाहाबाद के पास है, बेलन नदी के तट पर है। 6500 ईसा पूर्व के जो धान के प्रमाण मिले हैं वो आपके विश्व में सबसे पहले जो धान के प्रमाण आपके कोल्ही हवा से मिले हैं। फिर आता है आपका 5वां स्थल जो है आपका चौपानी माडो। और चौपानी माडो है आपका उत्तर प्रदेश में। और चौपानी माडो भी आपका इलाहाबाद के पास बेलन नदी के तट पर, बेलन नदी व बेलन घाटी के तट पर है। और चौपानी माडो, चौपानी माडो से मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते मिले हैं और ज्यामितीय आकार के उपकरण मिले हैं। और इधर से ही चौपानी माडो से ही आपके हस्त निर्मित रस्सी छाप मिली है और मृत भांड के साक्ष्य भी मिले हैं। दोबारा से ध्यान दीजिए, चौपानी माडो जो उत्तर प्रदेश में है, बेलन घाटी, बेलन नदी के तट पर इलाहाबाद के पास है, वहां से आपके मधुमक्खी के छत्ते मिले हैं, ज्यामितीय आकार के उपकरण मिले हैं, हस्त निर्मित रस्सी छाप मिली है और मृत भांड के साक्ष्य भी मिले हैं।
उसके बाद आता है आपका छठा स्थल, जो हमारा सिक्स्थ स्थल है वो है आपका चिरांद, और चिरांद है आपका बिहार में। और चिरांद में आपके हिरन के जो सींग होते हैं, हिरन के सींगों के जो औजार बने थे उनके साथ से आपके चिरांद से ही मिले हैं। हिरन के जो सींग हैं उन सींगों से जो औजार बने हैं और उन औजारों के जो प्रमाण मिले हैं वो आपके चिरांद से मिले हैं, और चिरांद आपका कहाँ पे है? बिहार में है। उसके बाद आता है आपका दाऊजली, और दाऊजली है आपका असम में, और दाऊजली से आपके कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आठवां स्थल आता है आपका सारू तारू, और सारू तारू आपका असम में है, और सारू तारू से आपकी कुल्हाड़ी और मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। मृत भांड और कुल्हाड़ियां कहां से मिली हैं? आपकी सारू तारू से मिली हैं, असम में है। उसके बाद आता है आपका संगन कल्लू, और संगन कल्लू आपके कर्नाटक, संगन कल्लू आपके कर्नाटक में, और कर्नाटक में अब आपका मैसूर में, और मैसूर में आपका बेलारी जिले में है। और इसमें आपके राख के टीले मिले हैं, और राख के टीले मतलब पशु बाड़ों के लिए होते थे के स्थल हैं। मतलब दोबारा देखिए, संगन कल्लू जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में भी ये आपका मैसूर में है, और मैसूर में बेलारी जिले के पास राख के टीले मिले हैं जो आपके पशु बाड़ों के स्थल थे। उसके बाद आता है आपका 10वां स्थल, जो है आपका पिकलीहल। पिकलीहल आपका कर्नाटक से मिला है, और कर्नाटक में ये मतलब इसमें राख के ढेर मिले हैं व निवास स्थल मिले हैं। मतलब इधर आपके मनुष्य रहते थे और यहाँ पे आपके राख के ढेर भी मिले हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रथम गैरिक मृतभांड की खोज। प्रथम गैरिक मृतभांड की खोज जो करी थी वो करी थी आपकी बीबी लाल ने, और बीबी लाल ने प्रथम गैरिक मृतभांड की खोज करी थी आपकी हस्तिनापुर से। उसके बाद आता है आपका सोने के प्रथम साक्ष्य। सोने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं आपके कोलार खान से, कर्नाटक से। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थल मिला था वो है आपका नागार्जुन कोड़ा, और नागार्जुन कोड़ा है आपका आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत में सबसे पहला जो स्थल मिला था आपका नागार्जुन कोड़ा, नागार्जुन कोड़ा है आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आता है कि नवपाषाण काल में जो मकान होते थे वो मकान आपके कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे, और उन मकानों का जो साइज, जो शेप रहती थी, जो आकार रहता था वो था आपका आयतकाल। आयतकाल मकान के साक्ष्य आपके नवपाषाण काल में मिले हैं। उसके बाद आता है हमारा जलीलपुर स्थल, और जलीलपुर स्थल है आपका पाकिस्तान में, और इसमें आपके मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है आपका पेयमपल्ली, और पेयमपल्ली आपका स्थल है तमिलनाडु में, और इस पेयमपल्ली में कपड़े निर्माण के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कपड़े निर्माण के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो मिले हैं आपके पेयमपल्ली में, और ये आपका है तमिलनाडु में। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से स्थल आपके, जैसे कर्नाटक में आपके नवपाषाण काल के कुछ स्थल मिले हैं, जो जैसे आपकी मास्की, हलूर, टी नरसीपुर और ब्रह्मगिरी, ये स्थल आपके कर्नाटक में मिले हैं। फिर आता है तेलंगाना, और तेलंगाना में नवपाषाण काल का स्थल मिला है आपका उतनूर। उतनूर स्थल आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में मिले हैं आपके सिंगनपट्टी। सिंगनपट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में मिला है। फिर आता है नेवासा, और नेवासा में आपके सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है महदहा, और महदहा आपका उत्तर प्रदेश में है, और इसमें आपके गोलाकार झोंपड़ियों के अवशेष मिले हैं। गोलाकार झोंपड़ियों के अवशेष आपके
महदहा यूपी में मिले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 7 है और आज हम इस क्लास में हमारा ताम्रपाषाण युग जिसे हम कैल्कोलिथ पीरियड भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे हम कैल्कोलिथ पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग ज्यादा मात्रा में शुरू हो गया था। वैसे तो तांबे का जो प्रथम प्रयोग हुआ था वो आपका नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। जैसे हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो आपकी पाषाण युग है जिसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, वैसे ही ताम्रपाषाण को भी हम कैल्कोलिथ पीरियड के नाम से जानते हैं। तो कैल्कोलिथ पीरियड के समय में, ताम्रपाषाण युग के समय में पत्थर व तांबे का प्रयोग एक साथ होना शुरू हो गया था और ज्यादा मात्रा में तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था और इसी वजह से इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं या कैल्कोलिथ पीरियड भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि ताम्रपाषाण युग के जो स्थल हैं वो आपके कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। जैसे आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्व भारत में ताम्रपाषाण युग के स्थल पाए जाते हैं। जैसे आपका सबसे पहले आता है राजस्थान। राजस्थान में आपके जैसे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आपकी सोपी सभ्यता पाई जाती है और सोपी सभ्यता में एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा आपका स्थल पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका उत्तर पूर्वी, और उत्तर पूर्व राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता है जिसका आपका गणेश्वर स्थल है। उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक बनास सभ्यता है और बनास सभ्यता में दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे आपका आहार और गिलुंड। आहार और गिलुंड आपके दो स्थल हैं। आहार के बारे में इसका जो अन्य नाम है वो है आपका ताम्रवती, और आहार सभ्यता, आहार जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है आपका 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और आहार में ही पत्थर के घरों में रहते थे। आहार सभ्यता में या आहार स्थल में आपके पत्थरों के घरों में लोग रहते थे और आहार में ही एक मृद भांड मिला था जो सफेद रेखिक चित्र का था। उसके बाद आता है आपका गिलुंड, और गिलुंड आपका पक्की ईंटों के साक्ष्य आपके गिलुंड से ही मिले हैं। बालाथल से टेराकोट के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था हमारा राजस्थान में जो ताम्रपाषाण युग से संबंधित स्थल मिले हैं। फिर आता है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा सभ्यता, कायथा सभ्यता और एरन सभ्यता। कायथा सभ्यता के जो खोजकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने कायथा सभ्यता को खोजा था, वो थे आपके वीएस। उसके बाद आता है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में आपका जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदोली, सोमगांव, इनामगांव और नासिक। और ये जितने भी स्थल हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, ये जितने भी स्थल हैं ताम्रपाषाण युग के, इन सब स्थलों को एक संस्कृति बोला जाता है जो है आपकी जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो है आपका 1400 से लेके 700 ईसा पूर्व। नेवासा, जो नेवासा स्थल है वो नेवासा स्थल में पटसन के साक्ष्य मिले थे। पटसन के साक्ष्य आपके नेवासा में मिले थे। और दायमाबाद आपका ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा स्थल है। ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा स्थल है आपका दायमाबाद। उसके बाद आता है आपका इनामगांव। इनामगांव एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इसे आपका
शहरी बस्ती भी कहा जाता था। उसके बाद आता है हमारा गंगा तट पर। उत्तर भारत में गंगा तट पर आपके चिरांद, चिरांद जो आपका बिहार में है, राजार, महिष दल, ये स्थल आपके उत्तर भारत में है, गंगा नदी के तट पर हैं। फिर आता है आपका बिहार, और बिहार में है आपके सेनुवार, सोनपुर, तराडीही, ये आपके बिहार में हैं। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आपके खैराडीही और नरहन, खैराडीही और नरहन आपके स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में ही एक सभ्यता है जो आपकी आचार कलड पाटरी सभ्यता, आचार कलड पाटरी सभ्यता आपकी उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है आपका सिंधु, सिंध में आपके आमरी सभ्यता, कोट डिजियान सभ्यता और दायमाबाद, जैसा हमने दायमाबाद पढ़ा, ये ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ा स्थल था। और दायमाबाद में आपके तांबे की 4 वस्तुएं मिली थी। दायमाबाद जो आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में है, इसमें तांबे की 4 वस्तुएं मिली थी। वो तांबे की 4 वस्तुएं थी, मनुष्य रथ चलाता हुआ दिखा था, मतलब जैसे आपका रथ चलाते हुए मनुष्य का चित्र था। उसके बाद एक हाथी मिला था, सांड मिला था और गेंडा मिला था। उसके बाद आता है आपका नवदा टोली, और नवदा टोली का जो अब खोज करी थी वो करी थी आपकी एच.डी. साकलिया ने, और एच.डी. साकलिया ने आपकी नवदा टोली की खोज करी थी। और नवदा टोली में ही आपके चित्रित वाले मृतभांड मिले थे, चित्रित वाले मृतभांड आपके नवदा टोली में मिले थे। सफेद रेखिक चित्र वाले मृतभांड मिले थे आपके आहार में, आहार सभ्यता में। उसके बाद आता है कि जो ताम्रपाषाण युग है, ताम्रपाषाण युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ताम्रपाषाण युग की विशेषताएं हैं कि यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। गांव में रहने वाले आपके जो लोग थे, जो वो आपके गांव में रहते थे, ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद आता है कि इनका व्यवसाय क्या था। तो ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे, उनका जो व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन व कृषि। इनका व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। ये अपना निर्वाह पशुपालन और कृषि से करते थे। उसके बाद आता है कि इनके जो मकान थे, ताम्रपाषाण युग के लोग ग्रामीण लोग थे, और ये इनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। और इनके जो मकान थे वो मकान घास फूस व पत्थरों से बने हुए थे। इनके मकान पत्थर व घास फूस से बने हुए थे। उसके बाद आता है कि जो ताम्रपाषाण युग में मृतभांड मिले थे, उन मृतभांड आपके 3 कलरों में मिले थे, काले, लाल और चित्रित। काले, लाल व चित्रित मृतभांड का प्रचलित था आपके ताम्रपाषाण युग में। उसके बाद आता है कि पक्की ईंट के मकान, पक्की ईंटों के मकान आपके सिर्फ एक जगह मिले थे, जो थे आपके गिलुंड राजसमंद में। उसके बाद आता है कि ताम्रपाषाण युग में मातृ देवी की पूजा होती थी। पूजनीय पशु जो था वो था आपका सांड। सांड पशु को पूजा जाता था और मातृ देवी की पूजा होती थी। उसके बाद कि ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो कौन कौन सी फसलों से प्रचलित थे या कौन कौन सी फसल वो जानते थे। गेहूं, धान, जौ, ज्वार, बाजरा, मसूर और मटर, इन फसलों से ताम्रपाषाण के लोग प्रचलित थे। उसके बाद आता है कि जब मनुष्य मर जाता था तो उसको अंतिम संस्कार के लिए ताम्रपाषाण युग में 3 विधियां होती थी। 3 विधि से उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। वो 3 विधियां आपकी, सबसे पहले आती है आपकी आंशिक समाधान।
और आंशिक समाधान में आपकी पूर्व भारत में, ये आपकी जो हमारा पूर्व भारत है, पूर्व भारत में ये जो विधि थी अंतिम संस्कार की, ये प्रचलित थी। और इस विधि में जो मृतक होता था, जो मर जाता था, उसको जंगल में रख दिया जाता था और उसको जो जानवर और पंछी उसको उसके मांस को खाते थे और जो हड्डी बच जाती थी उस हड्डी को दफना दिया जाता था। दोबारा देखिए, आंशिक समाधान पूर्व भारत में यह प्रसिद्ध था, मृतकों को जंगलों में छोड़ दिया जाता था और बाद में जो हड्डी बचती थी उन हड्डी को कब्र में रख दिया जाता था और शव के साथ सामग्री भी रखी जाती थी। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण समाधान, और पूर्ण समाधान में ये जो प्रथा थी अंतिम संस्कार की, ये आपकी पश्चिम भारत में ज्यादा प्रचलित थी और पश्चिम भारत में आपकी पूर्ण समाधान ज्यादा प्रचलित थी। और इस आपकी समाधान में दक्षिण भारत में पैर, मतलब दक्षिण भारत जो था, दक्षिण भारत में पैर पश्चिम की तरफ होते थे और सिर पूर्व की तरफ होता था। ये जो प्रथा थी ये आपकी दक्षिण भारत में होती थी, परंतु महाराष्ट्र में जो पैर होते थे, पैर आपके पूर्व दिशा में होते थे, पूर्व दिशा में होते थे और आपके सिर पश्चिम दिशा में होता था। उसके बाद आता है आपका कलश समाधान, और कलश समाधान आपका तमिलनाडु के एरिया में दक्षिण भारत में प्रचलित था और तमिलनाडु में बच्चे को कलश में रखकर दफनाया जाता था। और एक और था प्रचलित कि जो मृतक जो मर जाता था उसको कलश में दबाकर, कलश में रखकर घर में ही दबा दिया जाता था। फिर आता है आपका कि जो आपकी प्रयास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, मतलब आपकी कौन कौन सी, हमने शिथल पढ़े थे, शिथल के बाद आपकी जो संस्कृति है, जो ताम्रपाषाण युग से संबंधित संस्कृति है, वो आपकी कौन कौन से राज्य में पाई गई हैं। जैसे आपका गुजरात में आपका प्रयास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति पाई गई थी। फिर आता है क्वाटा संस्कृति, जिसे हम कुल्ली संस्कृति और झोब संस्कृति, ये सब आपकी बलूचिस्तान में पाई गई थी। फिर आता है कि जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे, ताम्रपाषाण युग के लोग वस्त्र निर्माण विधि को जानते थे, वस्त्र निर्माण विधि को ताम्रपाषाण युग के लोग जानते थे। उसके बाद आता है कि जो कायथा संस्कृति थी, कायथा संस्कृति में, कायथा संस्कृति के एक घर में 29 कंगन व 2 कुल्हाड़ी मिली थी। उसके बाद आता है हमारा ताम्रपाषाण युग से संबंधित कुछ संस्कृतियां और उन संस्कृतियों का जो टाइम पीरियड था वो, जैसे कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति आपकी 2000 से लेके 18000 ईसा पूर्व में होती है और ये आपकी चंबल नदी के तट पर थी। फिर आता है मालवा, मालवा संस्कृति, और मालवा संस्कृति आपकी 1700 से 1200 ईसा पूर्व में थी और ये आपकी नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। फिर आता है आहार, आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में थी और ये आपका राजस्थान के उदयपुर में आपकी रहती थी। फिर आता है प्रभात संस्कृति और ये आपकी 2000 से 1400 ईसा पूर्व में रहती थी और ये आपकी गुजरात में थी। फिर आता है सवालदा संस्कृति और सवालदा संस्कृति आपकी 2300 से 2000 ईसा पूर्व में थी और ये आपकी महाराष्ट्र में थी। फिर आता है रंगपुर और रंगपुर आपकी 1700 से 1400 ईसा पूर्व में थी और ये आपकी
गुजरात में थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इतिहास की क्लास 7 थी, जिसमें आज हमने ताम्रपाषाण युग कैल्कोलिथ पीरियड के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।